नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एक बार फिर से एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा आग्रह है आपसे। वीडियो को लाइक कीजिए और देखिए, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो शेयर भी किया करें और इस प्रोग्राम में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो आज बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में क्या ख़याली पुलाव पक रहा है? अचानक से पाकिस्तान सैन्य ऑफिसर्स की आवाजाही बढ़ रही है। क्या ये नोटम का खौफ है? क्योंकि इस समय मोदी जी ने अरेबियन सी को नॉटम से कवर किया हुआ है, यानी कि पूरी तैयारी में है मोदी जी। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है, ये जो तैयारी हो रही है उसमें। और यूनुस की हरकतें बड़ी संदिग्ध हैं। इसे समझते हैं कि मोदी जी का प्लान क्या है और क्या चल रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि यूनुस की हवा बड़ी खराब हो रही है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवम चौधरी ऑफिशियल से शिवम भाई। शिवम जी, ओवर टू यू एंड फ्लोर इज योर्स। जी, मनविंदर जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। जब से नो टाइम जारी हुआ है, जब से आधा गुजरात, आधा राजस्थान, मध्य भारत हो, लद्दाख हो, अरेबियन सी हो, बंगाल की खाड़ी हो, जिस तरीके से नो टाइम पे नो टाइम जारी किए जा रहे हैं, जब से ये बताया गया है कि ऑपरेशन त्रिशूल शुरू होने वाला है, रोमियो R1 हो रहा है, सेंटिनल स्ट्राइक हो रहा है, अस्त्र शक्ति हो रहा है, जब से इतने सारे बहुत सारे लगभग रोज महागजराज हो रहा है, रोज नया कुछ नो टाइम जारी होता है और रोज नई एक एक्सरसाइज की घोषणा हो जाती है कि आज इस एरिया में ये एक्सरसाइज होने वाली है। उसके बाद से सबकी नजरें पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि ज्यादातर ये जो अरेबियन सी हो या त्रिशूल हो, महागजराज हो, जो ये सब कुछ हो रहा है, वो सब कुछ पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ और सबकी नजर उधर ही बनी हुई है। और उसके बाद से पाकिस्तान की भी हालत खराब है। वो भी कभी अपना नो टाइम जारी कर देता है भारत से ओवरलैप करता हुआ। अब जो हो रहा है वो भी देखना इंटरेस्टिंग है। कभी अपने एयर रूट बंद कर देता है, कभी उनकी जो सीआईडी का ऑफिस है पेशावर में उसमें ब्लास्ट हो जाता है, कभी अननोन गनमैन आ जाते हैं। अब तो अननोन ब्लास्ट भी होने लगे हैं। अननोन गनमैन के बाद नई एंट्री हो गई है अननोन ब्लास्ट की। उसके बाद से सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। लेकिन आसिम मुनीर ने कहा था कि इस बार भारत के पूर्वी पक्ष से, पूर्वी जो हिस्सा है उससे कुछ होगा, वहां नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर भी कुछ हो रहा है। और जिस तरह के नो टाइम और मिलिट्री एक्सरसाइजेस आपके वेस्टर्न साइड में हो रहे हैं, कुछ उसी तरीके से उसी व्यापक स्तर पर ईस्टर्न साइड पर भी हो रहा है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद बांग्लादेश में क्या हलचल है ये समझिए। दरअसल जो बांग्लादेश का आर्मी चीफ है वकरुज्जमान, उसको सऊदी अरब जाना था। उसका 15 दिन में सऊदी अरब के 2 दौरे ऐसे हैं जो उसने एक तरीके से स्थगित कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं। कारण है अमेरिका के लगभग 7,000 फौजी सऊदी अरब में रहते हैं, वो जा रहे हैं या उनको रिप्लेस करना है। तो सऊदियों ने कहा कि बांग्लादेशियों को, भैया तुम ऐसा करो, उसकी जगह 7,000 फौजी अपने भेज दीजिए हमारे यहाँ। भैया अमेरिका जा रहा है, लड़ने ही तो है, लोग खपने ही तो हैं, तुम्हारे वाले खप जाएंगे। और जैसे इजराइल पाकिस्तान को गाजा में पैसे दे रहा है, जैसे हम पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं यमनियों के खिलाफ, हम तुम्हें भी दे देंगे। खैर इससे मुझे पाकिस्तान का अच्छा याद आया, जो पाकिस्तान की फौज है वो इजरायलियों से कह रही है कि भैया ऐसा है, एक फौजी के एवज में महीने के हमें $10,000 चाहिए, लगभग 8.5 लाख भारतीय रुपये। उन्होंने कहा ऐसा है, ये तो औकात तुमने अपनी तय करी, जो तुम्हारी असली औकात है ना वो हम बताते हैं। हम मात्र $100 देंगे, 8,500 रुपये, इससे ज्यादा की तुम्हारी औकात बनती नहीं। खैर वो अलग मुद्दा चल रहा है। उसके बाद बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेशी फौज में एक फौजी और अधिकारी का जो मेन रेवेन्यू है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो सैलरी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश इतना मजबूत नहीं है आर्थिक रूप से। कुछ थोड़ा बहुत टेक्सटाइल के माध्यम से होना शुरू हो गया था कि वो एक अच्छी हैंडसम सैलरी अपने एम्प्लॉयज को, अपने जवानों को दे सके। तो यूएन के पीस कीपिंग मिशन हो, इस तरह की एक तरीके से मर्सनरी फौज हो, या कोई भाड़े पे दूसरा देश ले ले, उसमें वो पैसा कमाते हैं। तो एक तरीके से सऊदी अरब में उनके पास वो मौका था कि वो सऊदी अरब से पैसा कमा सके। लेकिन सऊदी अरब ने जो ये इसके 2 दौरे हैं, कितना महत्वपूर्ण हो सकता था, आप ये देखिए, ये 2 दौरे लगातार कैंसिल हो गए हैं। इसके 2 बड़े कारण, या तो वकरुज्जमान को ये टेंशन है कि मेरे देश छोड़ते ही मेरा तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि एक बार सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में गया था, जब ये वापस आया था तो भारत ने इसका तख्ता पलट होने से बचाया था। इसको पहले ही बता दिया था ढाका एयरपोर्ट पे नहीं उतरना है, मीरपुर वाले पे उतरना है, वरना वहां खड़े होकर तेरी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं, जैसे मुशर्रफ के साथ होने वाला था। और या फिर इसे ये खतरा है कि भारत ने जिस तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो एक्सरसाइज है
प्रचंड प्रहार वो लॉन्च की है, उसे ये खतरा है कि भारत कुछ ना कर दे। देखिए भारत कर नहीं रहा है, मैं पहले ही बता दूं, भारत कोई एग्रेशन नहीं कर रहा है, वो अपनी सीमाओं के अंदर रहकर अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। और क्या है एक्सरसाइज वो भी बताऊंगा। लेकिन इन लोगों का डर क्या है कि जिस तरीके से अब चाइना ने एक्सरसाइज का बहाना बनाकर गालवान कर दिया, रशिया ने एक्सरसाइज का बहाना बनाकर यूक्रेन कर दिया, कहीं भारत भी हमारे साथ ना कर दे। पाकिस्तान की भी इसलिए डर है। और भारत ने 3 फ्रंट पे अपनी एक्सरसाइजेस चालू की हुई है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, जो बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना के बॉर्डर पे लगता है। आपका अस्त्र शक्ति आपने लद्दाख में किया हुआ है और त्रिशूल आपने पाकिस्तान के साथ किया हुआ है। और ऐसे ही अब आप पूर्वी प्रचंड प्रहार कर रहे हैं। जो डिफेंस के पीआरओ हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा एक ब्रीफिंग दी। क्या है ये एक्सरसाइज, या जो सब एक्सरसाइजेज हो रही हैं, आप यही मानकर चलिए वो लगभग एक जैसी है। ये ट्राई सर्विसेज की जॉइंट एक्सरसाइज है, अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को बनाए रखने के लिए तरीके से तीनों ट्राई सर्विसेज एक साथ काम कर सकती हैं। एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, एक साथ साइबर वॉरफेयर है, किस तरीके से एक साथ काम कर सकते हैं और मल्टीपल थिएटर में एक साथ कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए ये सब एक्सरसाइजेस चल रही हैं। और इससे पहले इसी एरिया में 2023 में बल प्रहार हम कर चुके हैं, 2024 में पूर्वी प्रहार कर चुके हैं। तो बड़ी एक्सरसाइजेज जो चल रही हैं, बांग्लादेश में डर का माहौल है। और ये एक्सरसाइजेस क्यों चल रही हैं, उसके पीछे की छोटी छोटी कई सारी घटनाएं हैं, उसको भी समझना जरूरी। हुआ क्या है कि जो बांग्लादेश का इंटेलिजेंस चीफ है, वो पिछले महीने पाकिस्तान जाता है। वहां पर वो वहां की इंटेलिजेंस कम्युनिटी और वहां का जो आर्म फोर्सेस है उससे मिलता है। वहां कुछ ऐसी खिचड़ी पकती है कि उसके बाद आईएसआई का एक सेल ढाका में स्थापित होता है। आप ये देखिए, कोई भी एक संप्रभु राष्ट्र होगा, कोई भी एक देश होगा जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, खुद की ऑटोनॉमी होगी, वो किसी तीसरे देश की अपने यहां इंटेलिजेंस विंग नहीं खुलने देगा। अगर किसी को पता भी लगता है ना कि भैया ये आईएसआई का आदमी है, या सीआईए का आदमी है, MI6 का आदमी है, एफएसबी का है, किसी का भी है, वो पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित होकर उसे डिपोर्ट कर देते हैं कि भैया ये ऐसा है। इन्होंने पूरी की पूरी सेल, पूरा दफ्तर खोल दिया वहां पर। अब हो क्या रहा है कि बांग्लादेश में जो भी पूरा सेटअप है उसे आप 4 हिस्से में बांट सकते हैं। प्रो अमेरिका यूनिस, प्रो पाकिस्तान जो जमात वाला एलिमेंट है, आर्मी के अंदर 2 हिस्से, एक प्रो चाइना है, एक प्रो भारत है। अब ये 4 जो बैटल ग्राउंड बन गया है, जो वियना ऑफ ईस्ट जिसे कह रहे हैं बांग्लादेश को। वियना में क्या होता था, पूरी दुनिया की जितनी एजेंसीज हैं सबके आदमी आपको वियना में मिलते थे। अब वियना ऑफ ईस्ट आपका बांग्लादेश हो गया है, बांग्लादेश के अंदर सब कोई मिल रहे हैं और वहां ग्रेड गेम चल रहा है। कभी कोई अपने क्या कहते हैं होटल के कमरे में निपट जाता है, कभी कोई कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो रहा है, वो सब कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। उसके बाद होता क्या है कि जो पाकिस्तान में एक प्रोग्राम होता है रावलपिंडी डायलॉग। रावलपिंडी डायलॉग में जो आर्म फोर्सेस डिवीजन है बांग्लादेश का, वो जो वहां का आर्मी चीफ है उससे भी ऊपर आता है। उसके कुछ लोग पाकिस्तान में रावलपिंडी डायलॉग में जा रहे हैं 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। यही 3 तारीख से 7 तारीख तक वहीं पर रहेंगे। और बड़ी बात क्या है, देखिए आप ये देखिए किस तरीके से एक्सचेंज चल रहा है। इंटेलिजेंस का आदमी इधर आ रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, फिर उनकी आईएसआई की सेल इधर खुल रही है, फिर इनके आर्म फोर्सेस डिवीजन के लोग उधर जा रहे हैं। और बड़ी बात क्या है, बांग्लादेश का कटोरा क्या है, छोटा है, पाकिस्तान का कटोरा बड़ा है, यानी उसमें ज्यादा भीख थी। तो उसने छोटे कटोरे वाले को कहा कि भैया तेरा सारा प्रोग्राम मैं स्पॉन्सर कर देता हूं। आप ये बताइए, कोई देश अगर इस तरीके से स्पॉन्सर कर रहा है, यानी कि एक तरीके से वो बैकअप दे रहा है उसे कि आप आओ और हमारे साथ इंटीग्रेट करो। जो ये 4 धड़े हैं, जो 4 कोने हैं, उसमें यूनिस यानी कि अमेरिका, जमात यानी पाकिस्तान, ये एक तरफ होकर खड़े हो गए। भारत का हिस्सा छोटा है और चाइना का भी हिस्सा फिलहाल आज के समय में बहुत छोटा है। तो ये जिस तरीके से यहां खिचड़ी पका रहे हैं, अब जब ये लगातार ये सब होगा कि इतना कल्चरल एक्सचेंज, मिलिट्री एक्सचेंज और पता नहीं कौन कौन सा एक्सचेंज होगा, जब आप रशिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आपके लिए देश में ही बिजली बनाने के लिए आ रहा था, कोई न्यूक्लियर बम नहीं था, वो क्लीन
एनर्जी का एक सोर्स था जिससे आपके यहाँ बनने वाला था कार्यक्रम, आपने उसे उड़ा दिया। $1 बिलियन का नुकसान हुआ, आपने उस चक्कर में अपना टेक्सटाइल भी उड़ा दिया। अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो भारत जब ये पूर्वी प्रचंड प्रहार कर रहा है तो बांग्लादेश डर रहा है। अब बांग्लादेश जैसे बंदर घुड़की देते हैं दूर से बड़ा बड़ा मुंह निकाल के, जैसे मैं कुछ करने वाला हूं, या कहते हैं कि एक विषहीन जो सांप होता है किस तरीके से फन दिखाता है, वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ये क्या कह रहे हैं कि हमने SY-400 नाम की एक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, हमने चाइना से खरीद लिया साहब, बस आ गई है, रास्ते में है, ये फेडेक्स वाले या DHL वाले डिलीवर करने वाले हैं, आने वाली है हमारे यहाँ। और मोबाइल लॉन्चर से होती है कि एक बार दागा और वहां से भाग गए, जैसे S-400 है हमारा, कि भैया हमने दागा और जब तक वो उसकी मिसाइल की लोकेशन, सोर्स ऑफ ओरिजिन वो करते थे, तब तक वो S-400 कवर होता था। लेकिन इस बात में एक चीज गौर कीजिए, थोड़ा ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द टॉपिक है, लेकिन S-400 तो चाइना के पास भी है, वो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी क्यों नहीं है कि वो ट्रैक कर पाती कि भारत कैसे कर रहा है? इसका मतलब उनका इंफीरियर S-400। खैर वो अलग बात है, लेकिन SY-400 वो ये कह रहे हैं कि भैया हम लगभग 280 किलोमीटर की इसकी रेंज है कि कलकत्ता, ईटानगर, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, ये सब हमारी रेंज में आ जाएंगे। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में S-400 भी है, राफेल भी है, पूरी की पूरी भारत की एक बड़ी सेना का एक बड़ी टुकड़ी यहां पर स्टेशन है। और 48 घंटे बहुत लंबा समय होता है, उसे इतना छोटा समय, इतनी तेजी से वहां काम होगा ना बांग्लादेश के लिए, उसे समय काट, मतलब सीधी रेखा काट के वो 22 किलोमीटर है ना, उसे बहुत चौड़ा किया जा सकता है, मात्र 48 घंटे से 24 घंटे से 48 घंटे के बीच हो सकता है कार्यक्रम। क्योंकि असम राइफल बहुत है बांग्लादेश की फौज को संभालने के लिए, जो पूरी अगर भारत की माइट वहां पर लग गई, उसका एक 10वां हिस्सा भी लग गया, तो बांग्लादेशियों का क्या होगा, ये सब जानते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भैया हमने ना पिछले साल TRG 300 काप्लान खरीदी थी टर्की से, हमारे पास वो भी है, हमारे पास ड्रोन भी हैं, वो टर्की के बख्तियार ड्रोन आ रहे हैं, कितने 3 या 4 थे, उसमें से 1-2 तो भारत ने गिरा भी दिया था। वो होता है ना, जब छोटे से एक बच्चा होता है, उसकी गुल्लक में 200-400 रुपए इकट्ठा हो जाते हैं, वो सोचता है मैं लोगों को लोन बांटूंगा, वो स्थिति है इनकी। 4-5 मिसाइल इकट्ठी कर लिया, अरे बस भारत, अरे भैया चाइनीज सिस्टम फेल हुए हैं ऑप सिंदूर में, अमेरिकन न्यूक्लियर बेस का क्या हुआ नूर खान में, सबको पता है। अब ट्रम्प चिल्ला रहा है नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान ये कर रहा है, ये नहीं वो कर रहा है, सब कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, सबको पता है क्यों हो रहा है। तुम्हारी ये 4 फुलझड़ियों से भारत डरने वाला नहीं है जो तुम डरा रहे हो कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो जो आंध्र प्रदेश के मेचुका में ये एक्सरसाइज चल रही है, ये एक तरीके से प्रदर्शन भी है और अपनी तैयारी भी है। देखिए जब पहलवानी कोई करता है, पहलवानी अखाड़े में पहलवानी होती है, वो इसलिए नहीं होती कि किसी को पीटना है, एक तो अपने को मजबूत कर लिया और दूसरे को ये प्रदर्शित कर दिया, भाई देख मेरे डोले देख ले कितने मजबूत हैं, मुझे भी दंड भी चलाना आता है, मुदगड़ भी चलाना आता है, मुझे पटकी नहीं भी देनी आती है। इसका मतलब ये नहीं मैं आके सीधा निकलती तुझे पीटूंगा, लेकिन हाँ तूने कुछ 3-5 की तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका प्रदर्शन मैं यहां कर रहा हूं। वही ये सब एक्सरसाइजेज जो है वो ये सब चल रही है। अब इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जो पाकिस्तान का नेवी चीफ है वो बांग्लादेश आ रहा है। पहली बात तो पाकिस्तान में नेवी है, ये हास्यास्पद है। उन्होंने एक फोटो डाली कि भैया हमारी नेवी तैयार है, उसमें 4 शिप थे, 4 जहाज थे, 1-2 चीजें और थी। मैंने कहा यार तुमने पूरी नेवी की फोटो तो तुमने एक ही में डाल दी ट्विटर पोस्ट में, इससे ज्यादा तुम्हारे पे सामान नहीं है, उतना ही सामान है। अब वो यहां पर आ रहा है, लेकिन ये कंफर्म न्यूज है कि वो आ रहा है, लगभग 8 तारीख के आसपास शायद वो आ रहा है, 8 नवंबर के आसपास। लेकिन एक अनकंफर्म न्यूज है जिसे मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन रूमर है, पाकिस्तान और अमेरिका के जो जहाज हैं नेवी के, कमर्शियल नहीं, वो भी शायद बांग्लादेश के चिटगांग पे डॉक हो सकते हैं। हाँ एक कंफर्म न्यूज है कि अक्टूबर में USS फिट्जजेराल्ड 1971 के बाद पहली बार कोई जंगी बेड़ा, कोई डिस्ट्रॉयर, बे ऑफ बंगाल में अमेरिका का कोई डिस्ट्रॉयर पहली बार आया। पिछली बार 7th फ्लीट आई थी, इस बार USS फिट्जजेराल्ड अक्टूबर के अंदर यहां आया था, चिटगांग पे डॉक हुआ था। तो पाकिस्तान, देखिए बांग्लादेश में वापस मैं कहता हूं, पैसा अमेरिका का, दिमाग अमेरिका का, ग्राउंड सपोर्ट पाकिस्तान तैयार करके देगा,
अपनी एक्सपर्टीज से, और जो ग्राउंड का एक तरीके से फील्ड वर्कर है, जो डिस्पोजेबल एसेट है, वो जमात का, और चेहरा यूनुस का। इस पूरे एरिया में वो यूक्रेन बनाना चाहते हैं भारत के लिए। देखिए, बांग्लादेश किया ही इसलिए गया था तख्ता पलट शेख हसीना का, कि इसे भारत के लिए यूक्रेन किया जाए, कि भारत पुतिन की तरह डेस्परेट होकर हमला कर देगा। भारत ने नहीं किया। फिर इन्होंने पाकिस्तान से पहलगाम के थ्रू कराना चाहा, लेकिन भारत ने जो स्विफ्ट रिस्पॉन्स दिया 10 तारीख को, वो इनकी किसी कैलकुलेशन में फिट नहीं हुआ। वो फिर वहां पलट गए। अब इन्हें कुछ नया लाना है, क्योंकि ये चाहते हैं भारत के आसपास कोई यूक्रेन जैसी स्थिति हो, क्योंकि ये चाइना को तो इकोनॉमिक तरीके से वो डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ सकते, लेकिन भारत के लिए वो एक नॉनसेंस जो वैल्यू है, न्यूसेंस वैल्यू है इन दो देशों की, वो करना चाहते हैं। अब वो सोशल मीडिया है, आईएसपीआर का लग गया है कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश दोस्त हैं, भाई हैं, दोबारा से रियूनियन होगा 1971 वाला, और बहुत कुछ है। और बांग्लादेश की वो जनरेशन चली गई है जिसे पता है कि उनकी माँ बहनों के साथ क्या हुआ था, हिंदुओं के साथ क्या हुआ था, किस तरह का नरसंहार हुआ था, वो भूल गए हैं। तो मैं और बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस तरह की ये जनरेशन है, इससे एक्सपेक्ट भी यही किया जा सकता है, क्योंकि ये उसी दौर की पैदाइश है। तो भैया नस्ल तो वही है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ अपने आप को, वो होता है ना कि बड़ा कोई होता है, उसका एक छोटा भैया चेला होता है, वो कहता है कि नहीं साहब आपके लिए मैं काम करके दूंगा, अमेरिका के लिए काम करके दूंगा, ये आसिम मुनीर करने का प्रयास कर रहा है कि मैं तुम्हें अफगानिस्तान भी दूंगा, मैं तुम्हें बांग्लादेश भी दूंगा, मैं तुम्हें रेयर अर्थ भी दूंगा, मैं तुम्हें ये भी दूंगा और वो भी दूंगा। और इस चक्कर में मुझे लग रहा है कि अगले की स्थिति धीरे 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 वो उलझेगा। और मैं एक और चीज कह देता हूं, इस ऑप सिंधु से सबसे ज्यादा फायदा भी आसिम मुनीर का हुआ, ना भारत का हुआ, ना अमेरिका का हुआ, किसी का नहीं। अगले को एक्सटेंशन मिल गया है, अगला फील्ड मार्शल बन गया है, आजीवन ये मौज हो गए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आज जंग भी हो गई, युद्ध भी हो गई, वो कौन सा मरेगा? जहाज में बैठेगा, भाग जाएगा, उड़ता रहे नूर खान बेस, ये बेस वो बेस। उसने तो फ्रेंचाइजियां ले ली है वहां पे बर्गर किंग की, मजे हैं उसके। तो आज बहुत सारे अलग अलग पूर्व के आर्मी चीफ है, उनके सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं कि वो कियानी के 101 प्लॉट निकले हैं, और ये एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो का कोई दफ्तर बनना था जिस जगह पे उस पे जो बाजवा था उसने अपने घर बना लिए हैं सरकारी जमीनों के ऊपर। सारे रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं। ऐसा ही उसे भी क्या दिक्कत है, अमेरिका में खरीदा है, पत्नी को मिली गई है सिटीजनशिप, उसके बहाने इसे भी मिल जाएगी। कौन सा ये पेंशन के लिए मरा जा रहा है? पेंशन से तो बहुत ज्यादा ये दे आधे पाकिस्तान को पेंशन। जी सही कह रहे हैं शिवम जी। एक छोटी सी बात समझना चाहूंगी कि बांग्लादेश की नजर जो है असम के भी एक हिस्से पर है, ये इनकी क्या प्लानिंग चल रही है? ये क्या है, इनके दिमाग में फितूर भर गया है, इन्हें लग रहा अमेरिका पीछे खड़ा है। तो जो इनकी मानसिकता है ना, वो जिहादी मानसिकता, वो ग्रुप हो गई। अब ये क्या कर रहे हैं, ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, पश्चिम बंगाल, आधा बिहार, आधा उड़ीसा, पूरा नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल का छोटा सा हिस्सा छोड़ देते हैं कि वो ये चाइना नाराज ना हो जाए। ठीक, बाकी सारा हमारा है। अरे साहब, बांग्लादेश हमारा है, मां ढाकेश्वरी वहां पर है जिनके नाम पर ढाका पड़ता है, शक्तिपीठ हमारे वहां है। ठीक है, चिटागोंग का हिस्से में आज भी हिंदू रहता है। ऊपर के 2 जिले हैं जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लगते हैं, वहां भी हिंदू हैं। तो आप किस मुगालते में है कि अरे हम बना लेंगे? वो जमात वाला कहता है ना कि हमें कोई फाइटर जेट, रफेल फफेल इनकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे तो 50 लाख मुजाहिद खड़े हैं, जिस दिन चाहेंगे भारत के अंदर घुस के और अपना कार्यक्रम कर देंगे। ये कॉन्फिडेंस लेवल देखिए उनका। लेकिन जितनी चीजें अगर हम समझ पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अंदर बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी होगी और उसके लिए कंटिजेंसी प्लान तैयार होंगे, ऐसा नहीं है। और जिस तरीके से अब आजकल फेंका जा रहा है बांग्लादेशियों को चुपचाप शांति से, और मैं कह रहा हूँ ये शांति बनी रहनी चाहिए, और ये जरूरी है। फेंकने का कार्यक्रम जो है इसकी स्पीड बढ़नी चाहिए और शांति और होनी चाहिए। और एसआईआर का नाम सुनते ही तो सुना है पश्चिम बंगाल में से भी ठीक ठाक दौड़ लग रही है बांग्लादेश की तरफ कि हम पकड़े ना जाएं। जी, तो भारत की जो तैयारी है वो काफी तेज हो रही है, इसीलिए ये डर की वजह से इस तरीके की चीजें वहां से निकल के आ रही हैं शिवम जी।
आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो शिवम चौधरी ऑफिशियल उसको भी सब्सक्राइब करें और वहाँ पर काफ़ी अच्छे-अच्छे शो शिवम जी बनाते हैं, उनको देखें ज़रूर। जल्दी से जल्दी एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी 1 लाख पहुंचाने का आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से 1 लाख पहुंचे, ताकि और मेहनत से और अच्छा कंटेंट आपके साथ इस चैनल पर और उस चैनल पर लाने का प्रयास किया जा सके। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए एंड हमें देखने के लिए, हमारा शो देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।